हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला पार्ट देखेंगे। सारे क्वेश्चंस हम रीजनल के साथ देखेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे में आपको एमसीक्यू समझाऊँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इज अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? उससे पहले हम साइटोस्केलेटन क्या है उसको हम समझ लेते हैं। साइटो मीन्स क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। स्केलेटल मीन्स स्केलेटल सिस्टम में जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। ठीक है, लेकिन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा के अंदर जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन नाम से जानते हैं। वो क्या काम करता है? जो सेल्स हमारा होता है उसका शेप मेंटेन करना, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करना, वो काम साइटोस्केलेटन करता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन के बारे में क्लियर हो गया। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। फाइब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फाइब्रिन और एल्ब्यूमिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? एक्टिन। अब डिटेल में समझते हैं साइटोस्केलेटन है क्या। ठीक है, देखो साइटोस्केलेटन क्या होता है? वो एक माइक्रोफिलामेंट होता है। ठीक है, वो अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको शेप स्ट्रक्चर देने का काम करता है। साइटोस्केलेटन में देखो ये न्यूक्लियस है सेल का। ठीक है, और उसमें तीन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होती है, माइक्रोफिलामेंट होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? जैसे कि हमारे हेड में हो गए हेयर, ठीक है, और फ्लैजेला, वो सब क्या है? माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में ये तीनों आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। देखो साइटोस्केलेटन क्या काम करता है कि जो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है सेल का, उसको मेंटेन करने में और शेप देने में हेल्प करता है। कौन? ये लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, और उसके अलावा क्या करता है? सेल को मैकेनिकली सपोर्ट करने का काम करता है, जिससे सेल डिवीज़न होने में हेल्प होती है और मूवमेंट होने में हेल्प होती है। उसके अलावा साइटोस्केलेटल कंपोनेंट कोई सिंगल होता नहीं। ठीक है, उसमें तीन आपको याद रखने हैं। क्या याद रखोगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं उसमें क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन, वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट काम करता है वो एक्टिन होता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा एक्टिन। ठीक है, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शंस ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम देख लेते हैं। पहले ऑप्शंस देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेरेट्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। देखो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रोटीन को बनने का काम करते हैं। उसमें दो स्टेज होते हैं। दो स्टेज से काम होता है। एक ट्रांसक्रिप्शंस होता है और दूसरा क्या होता है? उसमें ट्रांसलेशंस। ये दो होते, देख लो, ये ऐसे प्रोटीन सिंथेसिस काम करता है। पहला जो हमारा डीएनए होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है। इसीलिए हम प्रोटीन सिंथेसिस किसको बोलेंगे? जो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, देख लो, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। प्रोटीन सिंथेसिस किसको बोलेंगे? प्रोटीन की सेल बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं उसके। ट्रांसक्रिप्शन हम किसको कहेंगे? जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस डीएनए में से एमआरएनए में ट्रांसफ़र होता है, ये वाला। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, न्यूक्लियस में ट्रांसफ़र होता है और उनके भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशंस, एलोंगेशंस और टर्मिनेशन। जो तीनों स्टेप होते हैं उस किसके होते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस के स्टेप होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होती है? डीएनए के मार्फत है, मैसेंजर डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, बोथ ए एंड बी। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डीएनए से ये ट्रांसफ़र होती है। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए एक कॉम्प्लेक्स
न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है। उसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो लिख लेना डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये हाई मोलिकुलर वेट है उसका। क्या है? हाई मोलिकुलर वेट न्यूक्लियोटाइड्स ये होता है। ठीक है, और ये 2 चेन्स में अरेंज होता है। डीएनए कितने चेन्स में अरेंज होता है? 2 चेन्स में अरेंज होता है, और उसमें एक डबल हेलिक्स जॉइंट्स भी देखने को मिलता है। क्या? डबल हेलिक्स जॉइंट हमें दिखने को मिलता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो पेयर्स होती है AT and CG की, वो दोनों पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक है, ये लिख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेन फीचर ऑफ सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटस SLE क्या है? SLE एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। तो उसमें क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? रेड रेशिस ओवर चिक्स, स्मॉल वेसिकल्स, पस्चुल्स और सोरियासिस। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? रेड रेशिस ओवर चिक्स हमें देखने को मिलेंगे। ये जो SLE होता है, वो जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, उसका क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिजीज़ है। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में बटरफ्लाई रेस ओवर वाला पूछा जाता है। बटरफ्लाई याद रखना, ये बटरफ्लाई वाला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, रेड कलर का बटरफ्लाई रेस ओवर द नोज़ और चीक पे देखने को हमें मिलता है। अब उसका हम अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। देखो, SLE में अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सही सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे कि स्केलेटल में हम देखें तो आर्थेल्जिया, आर्थराइटिस देखने को मिलता है। हमें GI सिस्टम में देखें तो एब्डोमिनल पेन, नोजिया, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम फटीग देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे सारे मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करके सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटस में सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो अच्छा लगता हो तो मुझे मोटिवेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। सार्कोमेर रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन। ठीक है, सार्कोमेर क्या है? पहले आपको ये पता होना चाहिए सार्कोमेर है क्या। तो सार्कोमेर हम किसका कहते हैं? कि जो मायोफिब्रिल होता है एक यूनिट है। ये सार्कोमेर क्या है? एक यूनिट है जिसमें मायोफिब्रिल के कॉन्ट्रैक्शंस का यूनिट है। किसका? मायोफिब्रिल का कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलता है। ये मसल सेल में, किधर? मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलता है। और उसमें क्या होता है? जो प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट उसमें अरेंज हुए होते हैं। तो उसे ऑप्शन देखते हैं। ANH बैंड, ANZ बैंड, ANI बैंड, 2Z बैंड। तो सार्कोमेर में मायोफिब्रिल किस बैंड के बिटवीन देखने को मिलता है? हमें 2Z बैंड के बीच में देखने को हमें मिलते हैं। हमारा सही आंसर होगा D। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, सार्कोमेर क्या है? सार्कोमेर के बारे में हम देख लेते हैं। फिर भी एक मसल्स फाइबर है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिट है एक मसल्स फाइबर का। उसमें 2 मेन प्रोटीन फिलामेंट देखने को मिलता है, एक एक्टिन और मायोसिन। याद रखना, लिख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी के अंदर स्मूथ मसल्स कहाँ सबसे ज़्यादा है? इन फीमर, इन ह्यूमरस, इन स्टमक, इन स्केपुला। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? लार्जेस्ट स्मूथ मसल हमें स्टमक में देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मिटोसिस? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज और टेलोफेज। B मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज। C प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। D एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। उससे पहले हम क्या करेंगे? हम उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखो, मिटोसिस हम किसको बोलेंगे? ठीक है, बाद में मैं आपको समझा लेता हूँ पूरी तरह से कि मिटोसिस का मतलब क्या होता है। सेल का रिप्लिकेट होना क्रोमोसोम्स के, एक सेल से दूसरे सेल में सेग्रीगेट होना। उसका डायग्राम पहले देख लो आप, इसे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ये मिटोसिस में क्या होता है? ये
मदर सेल्स है, ठीक है। और रिप्लिकेशंस होता है, डीएनए का क्या होता है, रिप्लिकेशंस होता है। और फिर सेल डिविजन हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में 2 डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। याद कैसे रखोगे हम, पीएम, हमारे पीएम साहब से याद रखेंगे PM80, ठीक है। PM80 से हम याद रखेंगे, ये इसका सीक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है। मिटोसिस का ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको, और मैं मेरे टेलीग्राम पे ये PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्जेनिटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी ओरिफाइस और ट्यूबुलर ऑर्गन्स इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं, हमारा बॉडी का जो ओरिफाइस होता है वो कॉन्जेनिटली एब्सेंस या क्लोज हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, फिस्टुला, एट्रेसिया, हर्निया और स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो हो जाना। क्या होता है, नैरो हो जाना। हर्निया का मतलब क्या था, हर्निएशन हमने देखा होगा कि अपनी कैविटी में से निकल के दूसरी कैविटी में घुस जाना, ठीक है। उसमें इंग्वाइनल हर्निया देखा, अम्बिलिकल हर्निया देखा, हाइटल हर्निया देखा, ठीक है। वो सारे हर्निया के टाइप्स होते हैं। तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा एट्रेसिया, ठीक है। और फिस्टुला का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाना। क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है 2 ऑर्गन के बीच, जैसे कि ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला हम बोलते हैं। और उसमें एट्रेसिया में हम क्या बोलते हैं, बिलियरी एट्रेसिया। उसका एग्जांपल क्या हो गया, बिलियरी एट्रेसिया हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर DNA इज इंट्रोड्यूस टू द रिसिपिएंट बाय वायरस। एक जीनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस है जो डोनर से रिसिपिएंट को वायरस थ्रू मिलती है। और कैसे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस, कंजुगेशंस और ट्रांसडक्शंस। तो उसमें हमारा सही क्या आंसर आएगा, उसमें हमारा सही आंसर आएगा ट्रांसडक्शंस, ठीक है। ट्रांसडक्शंस क्या है कि वो जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरिया के बीच। क्या है, बैक्टीरिया की जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। और वो एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन से नाम से जानते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ESIC में, नॉर्सेट में आ सकते हैं, सेल के लिए हैं, ठीक है, एनाटॉमी के हैं। आपने पढ़े ना हो तो देख लेना है। विच आर द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 60 और टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। हम बेसिक से सारे MCQ कवर करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन में 40 to 60% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेंस, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन और अल्ब्यूमिन। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन के बारे में आप सब जानते हैं। अल्ब्यूमिन क्या करता है, हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है। यदि अल्ब्यूमिन का लेवल घट जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में एडिमा देखने को मिलेगा, मीन्स की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द ब्लड कंटेंट में कितना परसेंट वाटर होता है, 90%, 80% वाटर, 95% वाटर और 60% वाटर। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, उसमें हमारा सही आंसर होगा 60% वाटर देखने को मिलता है। देखो अगला क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में रेड ब्लड सेल्स जो RBC होते हैं वो किस फॉर्म में हमें सिंथेसाइज देखने को मिलते हैं, येलो बोन मेरो, यॉर्क सेक, रेड बोन मेरो और किडनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें एम्ब्रियोनिक लाइफ का पूछा हुआ है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ हम कितने तक काउंट करते हैं, अप टू 2 मंथ तक, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। और फिटस हम 2 to 6 मंथ हम काउंट करते हैं। और इसमें जो फिटस होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 to 6 मंथ में लीवर मोस्टली कॉमन होता है। क्या होता है, लीवर में ये RBC बनते हैं। और इसके अलावा स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में भी बनते हैं। और 6 to 9 मंथ में, याद रखना सब, रेड बोन मेरो में बनते हैं, ठीक है। ऑल बोन के रेड बोन मेरो में 6 to 9 मंथ पे ये बनते हैं RBC। ये सारी एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात थी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या आएगा, यॉर्क सेक। याद रखना 0 to 2 मंथ पे कहाँ बनेगा, यॉर्क सेक में बनेगा बचेगा। 2 to 6 मंथ में लीवर कॉमन साइट है, उसके अलावा स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में बनेगा। और 6 to 9 मंथ में एम्ब्रियोनिक लाइफ में रेड बोन मेरो में बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स।
तो ब्लड सेल्स में कौन सा सेल्स होता है जो मोस्ट एबंडेंट होता है? थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और डी मोनोसाइट। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट टेस्ट टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज, कि पेशेंट्स के अंदर हमें प्रोग्नोसिस को जानने के लिए कौन सा टेस्ट बेस्ट रहेगा? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, हीमोग्लोबिन लेवल, पेक सेल वॉल्यूम, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ESR हम देखते हैं। ESR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिख लेना या याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकोपेनिया मीन्स क्या होता है? इंक्रीज इन WBC काउंट, इंक्रीज इन RBC काउंट, डिक्रीज इन WBC काउंट और इंक्रीज इन प्लेटलेट। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? तो उसमें हमारा सही आंसर होगा डिक्रीज इन WBC काउंट। कितने से कम हो जाता है ल्यूकोपेनिया में? 4000 mm2 से कम हो जाते हैं। वो किसकी वजह से देखने को मिलता है ये कंडीशंस? हमारे जो बोन मेरो होता है, बोन मेरो का सप्रेशंस की वजह से ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है, जिसको हम ल्यूकोपेनिया नाम से जानते हैं और ल्यूकोसाइटोपेनिया के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इम्यूनोग्लोबुलिन आर, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, लाइपोप्रोटीन है और एमिनो एसिड है। तो उसमें हमारा सही आंसर होगा, उसमें सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एक डाइवर्स ग्रुप है, किसका? प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड का, प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड का एक ग्रुप है जिसमें क्या आता है? ग्लाइकोप्रोटीन आता है, ठीक है। वो क्या करता है? जो हमारा एंटीजन प्रोटीन होता है उससे वो बाइंड होता है और प्राइमरी डिफेंस का काम करता है। क्या करता है? प्राइमरी डिफेंस का काम करता है। अगला क्वेश्चन, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शंस? ये भी पूछा हुआ सवाल है। नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर है सी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। आप देखो HIV में क्या होता है? HIV में जो हमारा CD4 काउंट होते हैं, याद रखना है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो हेल्पर T सेल्स होते हैं, हेल्पर T सेल्स वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, CD4 और हेल्पर T सेल्स, ठीक है। और किसके टाइप है? वो T लिम्फोसाइट के टाइप है। और इम्यूनिटी में, इम्यूनिटी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसमें कितने टाइप्स होते हैं? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। और उसमें सारे टाइप्स आते हैं। मैं पर्सनली एक वीडियो लाऊंगा, जब टॉपिक पे सब्जेक्ट वाइज में लेक्चर लेना शुरू करूंगा तब हम सारा कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी? तो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी पाने का वे कौन सा है? वैक्सीनेशंस, एक्सपोजर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन्स और एक्सपोजर टू डिजीज़। तो उसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उसमें हमारा सही आंसर होगा एक्वायर पैसिव पूछा हुआ तो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन हमारा सही आंसर रहेगा। इम्यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम एनाटॉमी के लेक्चर में कवर कर देंगे उसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इम्यूनिटी डेवलप व्हेन एंटीबॉडी आर प्रेजेंट ऑन एक्सपोजर टू कॉन्टेजियस डिजीज आफ्टर हैविंग इन्फ्लेमेटरी इलनेस व्हेन रेजिस्टेंस इज लो। इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? तो कब डेवलप होगी? जब कोई भी कॉन्टेजियस डिजीज का एक्सपोजर होगा तब इम्यूनिटी डेवलप होगी। क्यों डेवलप होगी? कि हमारे शरीर उसके सामने जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं उसके सामने क्या करेंगे? फाइट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थाइमस रिलेटेड T सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस NK सेल्स, सी रिकॉग्नाइज B सेल्स, रिकॉग्नाइज बॉडी ओवन सेल। सही आंसर होगा रिकॉग्नाइज बॉडी ओवन सेल्स। आज का वीडियो यह समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं सीरीज नंबर 2 के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। दिन ब दिन मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए अच्छा कंटेंट्स लेके आऊँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।